बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस सेकेंड पेपर इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के स्टूडेंट्स, यूनिट थर्ड में हमने पिछले लेक्चर में स्टार्ट किया था मंत्रिमंडल। और इस टॉपिक में आज हम देखेंगे मंत्रिमंडल की शक्तियाँ एवं कार्य, फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ कैबिनेट। मंत्रिमंडल को भारतीय शासन प्रणाली में ब्रिटिश शासन पद्धति की तरह से ही एक प्रमुख स्थान प्राप्त है। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के संबंध में कुछ विविध बातें हैं जो भारतीय मंत्रिमंडल में भी उसी तरह रखी गई हैं। लॉवेल मंत्रिमंडल को राजनीतिक वृत्तखंड के मेहराब के बीच का पत्थर कहते हैं और विभिन्न विचारकों ने भी मंत्रिमंडल को एक प्रमुख रूप से कार्य करने वाली व्यवस्था माना है। तो मंत्रिमंडल भारतीय संविधान के अनुसार एक प्रमुख व्यवस्था है। एक वास्तविक कार्यपालिका के रूप में इसकी भूमिका है, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं। और मंत्रिमंडल के कुछ प्रमुख कार्य हैं जो कि उसके द्वारा किए जाते हैं और जिसका उल्लेख संविधान में भी है। भारतीय संविधान के अनुसार अगर हम देखें तो एक प्रमुख कार्य है, मंत्रिमंडल राष्ट्रीय नीतियों का निर्धारण करता है। ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है और मंत्रिमंडल ये निश्चित करता है कि देश का आंतरिक क्षेत्र में प्रशासन के विभिन्न विभागों के द्वारा और जो वैदेशिक कार्य हैं उनमें दूसरे देशों के संबंधों के संबंध में नीति कौन सी अपनाई जाएगी। मंत्रिमंडल के द्वारा नीति निर्धारित कर चुकने के बाद संबद्ध विभागों के द्वारा इस नीति के आधार पर विभिन्न विधेयक संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं। कानून निर्माण का कार्य बहुत कुछ सीमा तक मंत्रिमंडल की इच्छा के अनुसार ही होता है। प्रशासनिक नियमों का निर्माण भी कैबिनेट करती है। और इस तरह से यदि हम देखें तो आवश्यक विषयों पर विधेयकों का प्रारूप तैयार करना और विधि बनाना एक महत्वपूर्ण कार्य है जो कि मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि राष्ट्रीय कार्यपालिका पर नियंत्रण भी मंत्रिमंडल का रहता है। सैद्धांतिक दृष्टि से संघ सरकार की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के हाथ में है, लेकिन व्यवहार में कार्यपालिका की शक्ति का प्रयोग मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। मंत्रिमंडल में विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होते हैं जो अपने अपने विभागों का संचालन और अपने कार्यों की देखरेख करते हैं। मंत्रिमंडल सरकार की नीति को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से हर विभाग को समन्वय करने का काम करता है। राष्ट्रपति के अधिकारों का प्रयोग भी मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। युद्ध, शांति, वैदेशिक नीति से संबंधित विभिन्न प्रश्नों का निर्णय मंत्रिमंडल करता है। मंत्रिमंडल देश की सर्वोच्च कार्यपालिका और राष्ट्रीय नीति का प्रमुख कर्ता धरता है। अध्यादेश हो चाहे प्रति व्यवस्थापन हो, उसके कारण मंत्रिमंडल के अधिकार और भी बढ़ गए हैं। अध्यादेश जारी करने का अधिकार वैसे तो राष्ट्रपति को है, लेकिन वास्तव में इसका निश्चय करना और इसका प्रयोग करने का काम मंत्रिमंडल के द्वारा ही होता है। एक और प्रमुख कार्य है मंत्रिमंडल के विभिन्न विभागों में समन्वय करना। प्रशासनिक सुविधा के लिए सरकार के विभिन्न विभागों में विभाजित होने पर भी सरकार में एक प्रकार की एकता या समन्वय होता है। सुशासन के लिए प्रशासन के विभिन्न विभागों में ये समन्वय करना आवश्यक है। विभिन्न विभागों में समन्वय के लिए ये कार्य मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। मंत्रिमंडल सभी विभागों में नीति संबंधी समन्वय स्थापित रखता है और ये मंत्रिमंडल के समस्त विभागों में नीति और अधिकार से उत्पन्न विवाद न हो, इसके लिए आपसी पारस्परिक सहयोग पर बल दिया जाता है। विभिन्न विभागों के कार्य समन्वित रूप से कार्यों पर आधारित होते हैं और उसके लिए विभिन्न मंत्रिमंडलीय समितियां भी स्थापित होती हैं। फिर एक और प्रमुख कार्य है आर्थिक नीति निर्धारित करना या वित्तीय कार्य। देश की
आर्थिक नीति निर्धारित करने का उत्तरदायित्व तो मंत्रिपरिषद का होता है और इसलिए संसद के समक्ष आय व्यय का ब्यौरा यानी बजट प्रस्तुत करना एक इसका प्रमुख कार्य है। बजट मंत्रिमंडल के द्वारा निर्धारित नीति के आधार पर वित्त मंत्री तैयार करते हैं और फिर वो लोकसभा में उसको प्रस्तुत करते हैं। अन्य वित्त विधेयकों को भी मंत्रिमंडल ही लोकसभा में प्रस्तुत करता है। इस प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक नीतियों का निर्धारण भी मंत्रिमंडल का एक प्रमुख कार्य है। फिर वैदेशिक संबंधों का संचालन करना। कैबिनेट के द्वारा ही देश के वैदेशिक संबंधों पर नियंत्रण रखा जाता है। विदेशी राज्यों के अध्यक्ष, सरकार के समस्त वार्ताकार और इन सब का संचालन प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री या प्रधानमंत्री का कोई भी प्रतिनिधि कर सकता है और इस वार्ता के परिणाम स्वरूप कोई भी संधि या समझौता होता है तो संसद को उसके संबंध में सूचना दी जाती है और आवश्यक हो तो इसके संबंध में संसद से स्वीकृति भी ली जा सकती है। वैदेशिक संबंधों के संचालन में संसद की भूमिका बहुत ही गौण होती है और इसमें प्रमुख रूप से मंत्रिमंडल ही तय करता है। वैदेशिक संबंधों के संचालन में गुप्तता की आवश्यकता भी होती है, इसी कारण ये कार्य कैबिनेट के द्वारा होता है और ये संसद इसमें कोई खास भूमिका निभाती नहीं है। फिर है नियुक्ति संबंधी कार्य। संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को जिन पदाधिकारियों को नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त है, व्यवहार में वो काम राष्ट्रपति की जगह मंत्रिमंडल ही करता है। मंत्रिमंडल के परामर्श से ही संसद के दोनों सदनों के जो मनोनीत सदस्य हैं वो नियुक्त होते हैं। राज्यों के राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, महाधिवक्ता, महालेखा परीक्षक और सेना के सेनापतियों, तीनों सेना, थल, जल और नभ के जितने तीनों सेनापति हैं उनकी नियुक्ति भी वास्तविक रूप में मंत्रिमंडल के द्वारा ही तय होती है, उनके परामर्श से ही होती है। तो इस मंत्रिमंडल बहुत ही अधिक शक्तिशाली स्थिति रखता है। देश की समस्त राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था पर इसका अधिकार होता है। इसके साथ ही मंत्रिमंडल की बैठकों का कार्यक्रम भी निश्चित करना ये भी एक प्रमुख कार्य है और मंत्रिमंडल का नेतृत्वकर्ता प्रधानमंत्री होता है, तो उसकी इच्छा अनुसार ही इसकी बैठकों का कार्यक्रम निश्चित होता है। सप्ताह में एक बार अवश्य इसकी बैठक होती है, लेकिन विशेष परिस्थिति में इससे ज़्यादा भी बैठकें हो सकती हैं। बैठकों में सभापति का स्थान प्रधानमंत्री द्वारा ग्रहण किया जाता है और बैठकों की समस्त कार्यवाही गुप्त होती है। जो भी इसमें निर्णय होते हैं वो मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों के लिए अनिवार्य रूप से मान्य माने जाते हैं और कोई भी सदस्य त्यागपत्र देकर ही इन निर्णयों का विरोध कर सकता है। तो इस प्रकार ये विभिन्न प्रकार के कार्य हैं जो कि भारतीय संविधान के द्वारा जो भारत की मंत्रिमंडल है उसकी स्थिति में शक्तिशाली देखी जा सकती है और ये विभिन्न कार्य हैं जो कि मंत्रिमंडल के द्वारा किए जाते हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री सहित वास्तविक कार्यपालिका है और राष्ट्रपति की जितनी भी शक्तियां हैं वो केवल नामांत्र की हैं, औपचारिक ही प्रधान वो है, इसलिए उसकी सभी शक्तियों का व्यवहारिक रूप से प्रयोग और उसकी नीतियों का निर्धारण, उससे संबंधित जितने कार्य हैं वो प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल के द्वारा किए जाते हैं। इसीलिए विभिन्न विचारकों ने इसकी महत्ता को स्पष्ट किया है अपने विचारों के द्वारा। जैसे जॉन मैरिट कहते हैं कि मंत्रिमंडल वह धुरी है जिस पर प्रशासन चक्र घूमता है। ग्लैडस्टोन ने भी इसको एक्सप्लेन किया है कि मंत्रिमंडल वह सूर्यपिंड है जिसके चारों ओर अन्य पिंड चक्कर लगा रहे हैं, घूमते हैं। इसी तरह रैमसे ने भी लिखा है कि मंत्रिमंडल राज्य के जहाज का परिचालक यंत्र है, मतलब राज्य को चलाने वाला मशीनरी है। इसी तरह से बार्कर, बैजहॉट, एमरी, सर आइवर जेनिंग्स जैसे लेखकों ने भी मंत्रिमंडल के कार्यों को स्पष्ट किया है और इसकी महत्ता को एक्सप्लेन किया है कि
कितनी इम्पोर्टेंस है किसी भी कार्यपालिका के कार्यों के संदर्भ में। तो इस प्रकार हमने देखा कि भारत में मंत्रिमंडल की क्या स्थिति है, उसकी शक्तियाँ और विभिन्न कार्य कौन कौन से हैं।